हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को पढ़ा रहे थे। तो बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 6A को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बता चुके हैं। आज इस वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों, यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को PDF के रूप में सेंड करते हैं और चैनल से सभी जुड़ी हुई जानकारी को वहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वक्र y स्क्वायर इक्वल 8x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज और कोटि समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। तो बच्चों, हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ बोल रहा वक्र y स्क्वायर इक्वल 8x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज और कोटि समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। अब बच्चों, भुज और कोटि क्या होता है, देखिए ये हमारा होता है, ये बच्चों हमारा निर्देशांक ज्यामिति होती है। इसमें जो x अक्ष होता है इसे हम, इस पे क्या होता है, भुज होता है, और जो हमारा y अक्ष होता है इस पे क्या होता है, कोटि होता है। यानी बच्चों, भुज हमारा क्या है, x है, कोटि हमारा क्या है, y है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, भुज और कोटि समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। यानी जो हमारा भुज और कोटि है वो समान दर से परिवर्तित, और परिवर्तन का मतलब आपको हम कल के वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे, समय के सापेक्ष परिवर्तन ही क्या होता है बच्चों, समान दर से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखिए भुज लिखा है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, भुज में परिवर्तन की दर, तो क्या लिखेंगे बच्चों, भुज में परिवर्तन की दर इक्वल कोटि में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से देखिए भुज में परिवर्तन की दर इक्वल कोटि में परिवर्तन की दर बच्चों ये दिया है, क्योंकि बोला है समान दर से। तो भुज हम अभी आपको बताए, भुज हमारा x होता है, कोटि हमारा y होता है, और दोनों में क्या हो रहा, परिवर्तन की दर, अर्थात समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो इसे क्या लिखेंगे, dx अपान dt, क्योंकि भुज बच्चों हमारा क्या होता है, x होता है, और समय के सापेक्ष परिवर्तन dy बाई dt। ये हमारा किसके इक्वल है, कोटि में परिवर्तन की दर, कोटि हमारा क्या होता है, y होता है, y में परिवर्तन की दर यानी dy अपान dt। इसमें भी बच्चों क्या हुआ, समय के सापेक्ष y में परिवर्तन हो गया। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा वक्र क्या दिया है, तो क्या लिखेंगे, वक्र y स्क्वायर इक्वल 8x, और इस पे बच्चों हमें क्या करना है, वो उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर भुज में परिवर्तन और कोटि में परिवर्तन की दर समान दर से परिवर्तित हो रहे हों। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए dx अपान dt है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि आपको अवकलन में हम बता चुके हैं x की पावर n का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो 2 हमारा आगे चला गया, y की पावर 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1। अब y का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपान dt इक्वल 8 कांस्टेंट है, x का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपान dt हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों, समीकरण नंबर 1 से dx अपान dt किसके इक्वल है, dy अपान dt के। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2y dy अपान dt इक्वल 8 dx अपान dt किसके इक्वल है, dy अपान dt के। तो dx अपान dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dy अपान dt को हम पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, dy अपान dt से, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से क्या किए हैं, dx अपान dt की जगह पे क्या रख दिए हैं, dy अपान dt, क्योंकि दोनों ही बच्चों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से देखिए dy अपान dt से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 2y इक्वल 8। तो यहाँ से y का मान 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी y का मान क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब यहाँ से y का मान आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल 8x, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख के क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या दिया है,
वाई स्क्वायर इक्वल 8x। तो यहाँ पे देखिए y का मान क्या है, 4 है। y की जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, इक्वल 8x। तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी x का मान बच्चों हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, बिंदु ज्ञात करना था। तो बिंदु हमारा क्या होता है, x कामा y होता है, ये फार्मूला होता है। x का मान क्या आया है 2, कामा y का मान क्या आया है 4, और यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमसे बिंदु ही पूछा था और हमारा बिंदु आ गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, वक्र 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, वक्र दिया है 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2 और हमें बिंदु यानी x कामा y का मान ज्ञात करना है। और देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ता है। यानी जो बच्चों y निर्देशांक का परिवर्तन है वो x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ता है। अब बढ़ रहा है यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि तभी तो बच्चों बढ़ेगा जब हमारा समय बढ़ेगा। तो यहाँ पे y निर्देशांक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y निर्देशांक में परिवर्तन। तो y निर्देशांक में परिवर्तन को हम क्या लिखेंगे, dy अपान dt लिखेंगे, क्योंकि y में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। अब जो y में परिवर्तन है वो क्या है, x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से। तो ये किसके 8 गुना, x निर्देशांक के, यानी dx अपान dt, और इसका क्या है 8 गुना। तो इसमें क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, यानी जो हमारा y निर्देशांक है वो x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अपान दोनों में क्या कर दिए हैं dt, क्योंकि समय के सापेक्ष ही कोई चीज बढ़ता है। यदि समय नहीं बढ़ेगा तो वह चीज भी रुक जाएगा, तो इसलिए कोई भी चीज बढ़ेगा तो वो क्या होगा, समय के सापेक्ष होगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन में दिया है, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए हमारा वक्र क्या दिया है, वक्र दिया है 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया है, dy अपान dt, dx अपान dt, दोनों का अपान dt है, यानी दोनों पक्षों का हम t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा, dy अपान dt, t के सापेक्ष। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे 2, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n का अवकलन किस प्रकार करते हैं, n x की पावर n माइनस 1 इसका फार्मूला होता है। उसके बाद x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx अपान dt, यानी पहले x क्यूब का किए 3x स्क्वायर हो गया, उसके बाद x का t के सापेक्ष तो dx अपान dt। अब देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है और हम जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 6 यहाँ पे dy अपान dt किसके इक्वल है, 8 dx dt के, तो dy अपान dt की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 8 dx अपान dt इक्वल 3x स्क्वायर dx अपान dt, और इसमें 0 को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा यही आएगा। और यहाँ पे कहाँ से परिवर्तन किए हैं, समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1 से। क्या किए हैं, जहाँ पे हमारा dy अपान dt था वो हमारा 8 dx अपान dt के इक्वल था, तो dy अपान dt के प्लेस पे 8 dx अपान dt को पुट कर दिए हैं। अब देखिए dx अपान dt से dx अपान dt कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 8 6 जा 48 इक्वल यहाँ पे क्या आ गया, 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में जाके इधर डिवाइड कर देगा, यानी 48 अपान 3। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 1 गया 3 6 जा 18, यानी x स्क्वायर इक्वल 16 आ गया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, स्क्वायर जाके क्या लग जाएगा, √16। तो यहाँ से x का मान, बच्चों हम जानते हैं कोई भी संख्या यदि अंडर रूट से बाहर आता है तो प्लस और माइनस दोनों के साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 16 का अंडर रूट क्या होगा, 4 होगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ गया, +-4।
अब यहाँ पे देखिए हमारे x के दो मान आए, एक बार +4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, यानी यहाँ पे बच्चों हमारे कितने बिंदु आएंगे, यहाँ पे हमारे 2 बिंदु आएंगे। पहले क्या लेंगे, x बराबर 4 पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 4 पर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा वक्र क्या दिया है, वक्र का समीकरण है 6y इक्वल x³ + 2। तो यहाँ से हम x बराबर 4 पे y का मान निकालेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रखेंगे, यानी 6y इक्वल 4 का क्यूब करेंगे, क्या आएगा, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी क्या आ जाएगा 64। इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 64 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ से 6y इक्वल बच्चों हमारा क्या आ गया, 66 आ गया, यानी 64 में हम 2 को प्लस कर दिए, हमारा 66 हो गया। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 6 से 66 में जाके डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ये बच्चों हमारा x बराबर 4 पे आया। अब किस पे निकालेंगे, x बराबर -4 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार x को +4 लेना है, एक बार -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6y इक्वल x³ -4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -64 आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और माइनस का क्यूब करेंगे तो देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस। तो यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस मिलके प्लस, और ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस का क्यूब हमारा क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। इसमें क्या प्लस करना है, 2 प्लस करना है बच्चों। इसी समीकरण में हम x की जगह -4 को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6y इक्वल प्लस माइनस का माइनस, 64 में से 2 को माइनस करेंगे 62 आएगा, और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। तो यहाँ से y का मान हमारा आ जाएगा -62। 6 हमारा मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा, डिवाइड। अब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से देखिए -62/6 है, 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी बच्चों हमारा क्या आ गया, -31/3। तो यहाँ से हमारा बिंदु क्या निकलेगा, तो यहाँ से बच्चों हमारे बिंदु आ गए, यहाँ पे 2 बिंदु आए हैं। एक जब x बराबर 4 लेंगे तो y का मान क्या आया है, 11 आया है, और दूसरा बिंदु क्या आया है, जब x बराबर -4 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, -31/3। और यही बच्चों क्या हो गया, दोनों हमारा क्वेश्चन का आंसर। बच्चों यहाँ पे 2 बिंदु क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे +-4 आया है, तो एक बार +4 पे निकाले हैं, एक बार -4 पे निकाले हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक घनाकार टंकी का आधार 25 मीटर × 40 मीटर है, इसमें 500 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। ज्ञात कीजिए कि इसमें पानी की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया है, बोल रहा है घनाकार टंकी का आधार 25 मीटर × 40 मीटर है। बच्चों इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए घन है, और हम जानते हैं घन में हमारा केवल एक भुजा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है। उसके बाद हमसे ऊंचाई की दर पूछा है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है, लेकिन बोल रहा है घनाकार टंकी। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, और हमारा घनाभ और घन एक ही जैसा दिखता है, बस यही अंतर होता है कि घन में एक भुजा होती है, घनाभ में हमारा 3 भुजा होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोल रहा है, घनाकार टंकी का आधार 25 मीटर × 40 मीटर है। इसका मतलब ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 25 मीटर, उसके बाद चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 40 मीटर। और यहाँ से देखिए हमारा क्या बोल रहा, पानी भरा जा रहा है 500 घन मीटर प्रति मिनट। अब देखिए बच्चों किसी भी हम यदि कोई टंकी है उसमें पानी भर रहे हैं तो पानी कितना आएगा, जितना उस टंकी का आयतन होगा, उस टंकी का जितना आयतन होगा उतना ही पानी आएगा, उससे ज़्यादा तो पानी उसमें आएगा नहीं। तो पानी बच्चों हम कितना भर रहे हैं, 500 घन मीटर प्रति मिनट, यानी बच्चों ये हमारा क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। क्योंकि यदि आप किसी ग्लास में भी पानी रख रहे हैं तो पानी उतना ही ग्लास में आएगा जितना उस ग्लास का क्या होता है, आयतन होता है। और यदि बच्चों आप उस तरह से न जान पाए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, घन। यदि हमारा क्षेत्रफल निकाला
होता है तो वहाँ पे वर्ग होता है। यदि हमारा आयतन निकाला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, घन। यहाँ पे घन मीटर प्रति मिनट लिखा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा आयतन है। तो यहाँ से हमारा आयतन क्या दिया है, हमारा घनाकार टंकी का आयतन दिया है V बराबर 500 घन मीटर प्रति मिनट, यानी यहाँ पे मीटर क्यूब प्रति मिनट। यहाँ पे देखिए बच्चों, घन को ही हम क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, और या फिर उसको हम घन लिखें। यानी बच्चों यहाँ से आयतन क्या दिया, 500 मीटर क्यूब प्रति मिनट। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पानी भरा जा रहा है इतने की दर से, यानी ये हमारा dV/dt का मान है। यानी बच्चों जो हमारा उसमें घन में आयतन में परिवर्तन की दर है वो 500 मीटर क्यूब प्रति मिनट है, यानी ये क्या दिया, dV/dt का मान दिया है। यदि क्वेश्चन में मिनट की दर ना बोला होता तो केवल v का मान होता, लेकिन यहाँ पे मिनट की दर क्वेश्चन में बोल रखा है। दर यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन, इसलिए इसका अपान क्या कर देंगे बच्चों, dt कर देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए dV/dt दिया है, तो यानी घनाकार टंकी का आयतन। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, घनाकार टंकी का आयतन। तो आयतन को V से लिखते हैं इक्वल। अब देखिए घनाकार टंकी का आयतन, तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है। तो हम जानते हैं घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमारा तीनों दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, एक प्रकार का घनाभ हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, V इक्वल, देखिए लंबाई हमारा कितना दिया है 25, यहाँ पे 25 पुट करेंगे। चौड़ाई कितना दिया है 40। हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई नहीं ज्ञात करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी, यानी पानी की ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी। अब दर मतलब उसमें क्या होगा, dt से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको हम हमेशा बताते आ रहे हैं यदि दर बोले यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन, यानी dH/dt ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, dH/dt ज्ञात करना है, और हमारा dV/dt का मान दिया है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dV/dt इक्वल, यहाँ 25 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, और एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी 25 से 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 आ जाएगा। इनटू h का क्या हो जाएगा, dH/dt। ये बच्चों हमारा क्या था, कांस्टेंट था, इसीलिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई के साथ था, तो इसलिए कॉमन कर लिए और इसका dH/dt हो गया। अब देखिए dV/dt का मान क्या दिया है 500, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 500 इक्वल 1000। यहाँ पे क्या हो गया, dH/dt। हमें किसका मान चाहिए, dH/dt का। तो यहाँ से जब dH/dt का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए 500 हमारा ऊपर लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या 1000, ये नीचे आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यानी dH/dt को ज्ञात किए तो इक्वल 500, ये मल्टीप्लाई में आके क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड। तो 500 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 500 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 500, 500 2 जा क्या हो जाएगा 1000। यानी बच्चों हमारा ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आ गया 2। अब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 जा 10, 2 5 जा 10। यानी बच्चों देखिए 1 में हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बार जाएगा, 1 पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 0.5। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए h मतलब ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मात्रक क्या दिया है मीटर, तो यहाँ पे मीटर प्रति। समय, समय का मात्रक क्या दिया है मिनट, इसलिए क्या लिख देंगे मिनट। यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया 0.5 मीटर प्रति मिनट। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक बेलनाकार ड्रम से तेल 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। यदि ड्रम की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए कि ड्रम में तेल की ऊंचाई किस दर से परिवर्तित हो रही है जबकि तेल की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बेलनाकार ड्रम से तेल 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से कम हो रही है। अब बच्चों हमारा क्या हो रहा है, ड्रम से तेल कम हो रहा है,
कितना कम हो रहा है? 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब बच्चों यदि ड्रम में तेल रखा है तो ड्रम में तेल कितना रखा जाएगा? जितना ड्रम का आयतन होगा, ड्रम के आयतन जितना होगा उतना ही तेल आएगा, उससे ज़्यादा तेल उसमें नहीं आ सकता। अब बोल रहा है 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है, यानी बच्चों इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पे हमारा इसका आयतन क्या दिया है? dV/dt दिया है -16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और बच्चों यदि आप इस तरह से न जान पाए तो यहाँ पे देखिए क्यूब दिया है, घन हमारा किसका होता? आयतन का। तो यानी dV/dt का मान क्या दिया? 16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि दर से कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यदि बढ़ रहा होता तो यहाँ पे क्या होता? पॉजिटिव होता। और ये हमारा किसके सापेक्ष हो रहा? समय के सापेक्ष उसके आयतन की दर इतने से घट रही है, इसलिए क्या हो गया? dV/dt इक्वल -16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया है। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है ड्रम की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से ड्रम की त्रिज्या कितना दिया है? दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी r बराबर हमारा क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहा है ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि ड्रम में तेल की ऊंचाई किस दर से परिवर्तित हो रही है? ड्रम में तेल की ऊंचाई किस दर से, यानी बच्चों ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और उसके परिवर्तन की दर यानी dH/dt ज्ञात करना है। कैसे जाने कि हमें dt करना है अपान? बोल रहा है ड्रम में तेल की ऊंचाई, तो ऊंचाई h हो गया, किस दर से, यानी बच्चों हमारा dt के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कर दें, क्योंकि तभी हमें किस दर से परिवर्तित हो रहा है समय के सापेक्ष तभी हमें पता चलेगा, यानी dH/dt हमें ज्ञात करना है। उसके बाद बोला है जबकि तेल की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए बच्चों तेल की भी ऊंचाई दिया गया है और हमें ड्रम की ऊंचाई दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें ऊंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ऊंचाई में परिवर्तन की दर यानी यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया? dV/dt इक्वल -16 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब बच्चों ड्रम हमारा कौन से आकार के है? बेलन के आकार का है, तो यहाँ पे हम किसका आयतन लिखेंगे? बेलन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेलनाकार ड्रम का आयतन। अब आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं? v से। इक्वल बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो यहाँ पे बच्चों v इक्वल हम क्या लिख लिए? πr²h लिख लिए। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा? v इक्वल पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन हम पाई का मान रखेंगे नहीं, क्योंकि आंसर में जो दे रहा है बच्चों वहाँ पे पाई का मान पुट नहीं किया है। आर यानी ड्रम की त्रिज्या, बेलनाकार ड्रम की त्रिज्या क्या थी? 7 सेंटीमीटर। आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, इंटू क्या हो गया? एच। ऊंचाई बच्चों हमारा दिया गया है, लेकिन ऊंचाई का मान हम रखेंगे नहीं। देखिए ड्रम की ऊंचाई क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन हमें dH/dt ज्ञात करना है, इसीलिए h का मान यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए dV/dt dH/dt, तो यहाँ पे dV/dt दिया है, इसलिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dV/dt इक्वल देखिए 49, पाई हमारा कांस्टेंट है, h का क्या हो जाएगा? dH/dt हो जाएगा। अब dV/dt का मान क्या दिया? -16, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? -16 रख देंगे इक्वल 49 पाई, यहाँ पे क्या हो गया? dH/dt। हमें ज्ञात क्या करना है? dH/dt। देखिए यहाँ पे dH/dt को ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे? dH/dt इक्वल -16। अब यहाँ पे देखिए 49 पाई मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा? डिवाइड। और यही बच्चों हमारा इसका क्या हो गया? आंसर। देखिए ऊपर ऊंचाई है, ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर, नीचे समय है, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में सेकंड में दिया गया है। और बच्चों यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि उसके ऊंचाई की दर 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है? घटना, और प्लस का मतलब होता है बढ़ना, या फिर हम बोले कमी हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? अतः 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की कमी हो रही है। किसमें बच्चों? ऊंचाई की दर में क्या हो रही है? 16/49 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की कमी हो रही है। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, एक शंक्वाकार पनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से टपक रहा है। यदि फनल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो पानी के तल के नीचे गिरने की दर ज्ञात कीजिए, जबकि शंक्वाकार शीर्ष से तल की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोल रहा है, एक शंक्वाकार पनल है जो पानी 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से टपक रहा है। यदि पनल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों फनल हमारा किस आकार का है, शंक्वाकार, तो यानी शंक्वाकार फनल की त्रिज्या 5 दिया है, यानी शंकु का त्रिज्या क्या दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, शंक्वाकार फनल की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, यानी आर का मान बच्चों क्या दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। और देखिए क्या दिया है, ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल एच इक्वल क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, शंक्वाकार फनल की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, शंक्वाकार फनल की ऊंचाई एच बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, बोल रहा है कि तो पानी के तल के नीचे गिरने की दर ज्ञात कीजिए, जबकि शंक्वाकार शीर्ष से तल की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों हमारा क्या दिया है, शंक्वाकार शीर्ष से तल की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा दो ऊंचाई आया, एक स्मॉल एच है तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे कैपिटल एच, यानी कैपिटल एच बराबर क्या दिया बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में बोला है शंक्वाकार फनल से पानी 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से टपक रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए पानी हमारा घट रहा है, पानी कहाँ से घटेगा, आयतन से, और देखिए मात्रक भी सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट है, इसका मतलब ये हमारा क्या दिया, आयतन की दर लगा है, यानी क्या दिया है, dv/dt दिया है बच्चों, यानी हमारा आयतन है और आयतन की दर लग गया है इसलिए dt, यानी dv/dt का मान क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट। अब देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, मिनट की दर से टपक रहा है, यानी शंक्वाकार पनल से पानी हमारा टपक टपक के निकल रहा है। अब बच्चों यदि पानी निकल रहा है तो इसका मतलब उस पनल में पानी घट रही है, और यदि पानी घट रही है तो इसके लिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी हमारा dv/dt क्या हो गया, -5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट। ये बच्चों इतना हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम एक शंक्वाकार पनल का चित्र बनाएंगे। तो बच्चों हमारा शंकु का चित्र किस तरह होता है, हमारा शंकु का चित्र कुछ इस तरह होता है। ये बच्चों हमारा क्या होता है, शंकु होता है, जिसमें ये हमारा केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या स्मॉल आर, और यहाँ से इतना ये हमारा क्या होता है, लेंथ होता है, यानी स्मॉल एच होता है। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल आर का मान कितना दिया, 5 दिया है, यानी यहाँ पे आर बराबर 5 हो गया। स्मॉल एच यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लेंथ कितना है, 10, यानी यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक हमारा पूरा लेंथ क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोल रहा है, शंक्वाकार शीर्ष से तल की ऊंचाई, यानी बच्चों जो तल है और जो शंक्वाकार का शीर्ष, इसके बीच का लेंथ क्या दिया है, कैपिटल एच, ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा क्या दिया है, कैपिटल एच का मान दे दिया है, यानी पूरे शंकु का जहाँ से पानी भरा है उसके नीचे तक, यानी शीर्ष से लेकर नीचे तक की पूरा, ये बच्चों हमारा केंद्र से पूरा यहाँ तक है, और ये पूरा ऊपर जहाँ से पानी है उसके नीचे तल तक का कैपिटल एच बराबर 7.5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से देखिए हमें ज्ञात करना है पानी के तल से नीचे गिरने की दर ज्ञात करना है, यानी बच्चों हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, dh/dt ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dh/dt, ये बच्चों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल एच, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, पानी के
तल के नीचे गिरने की दर, यानी बच्चों कितने ऊंचाई के साथ वो नीचे गिर रहा है यही हमें ज्ञात करना है, यानी उसके ऊंचाई में कितना का परिवर्तन हो रहा है। तो ऊंचाई में परिवर्तन ही वही होगा हमारा जितना गिरेगा नीचे, यानी dH/dt को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम नाम रखेंगे। ये हमारा केंद्र हो गया O, इसका नाम क्या रख देंगे बच्चों, A रख देंगे, और इसका नाम क्या रख देंगे, B। तो यहाँ से देखिए हमारा AOB एक प्रकार का क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, और यहाँ पे इसका एंगल क्या मान लेंगे, थीटा। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा त्रिभुज AOB से क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा एंगल है। तो यहाँ पे देखिए जिस पे हमारा एंगल बनता है वो हमारा आधार होता है, इसके इधर लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो यहाँ से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों हमारा एच पता है, आर पता है, यानी हमें एच आर को लेना है। तो कैसे लेंगे, यदि देखिए साइन थीटा लेंगे तो हमारा क्या होता है, लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 5, कर्ण का मान नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे साइन नहीं लेंगे। यदि हम कॉस लेंगे तो कॉस थीटा इक्वल होता है हमारा, कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार हमारा 10 हो जाएगा, कर्ण नहीं दिया है इसलिए कॉस को भी नहीं लेंगे। लेकिन यदि हम tan थीटा इक्वल लें तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब भी दिया है, आधार भी दिया है, इसलिए यहाँ से हम क्या लेंगे बच्चों, tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बच्चों कितना एंगल बन रहा है 90, और 90 के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से tan थीटा का मान क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, आर है, आधार कितना दिया गया है, एच दिया है, यानी यहाँ से tan थीटा इक्वल बच्चों हमारा क्या आ गया, R/H आ गया। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, tan थीटा इक्वल R/H आया है। R हमारा कितना दिया है 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इक्वल H, H हमारा कितना दिया है 10, ये इक्वल बच्चों हमारा क्या हो जाएगा R/H के, यानी यहाँ पे जो R किसके इक्वल है 5 के, H किसके इक्वल है 10 के, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 5/10 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब हो गया। तो यहाँ से देखिए R हमारा क्या हो गया बच्चों 5 हो गया, H हमारा क्या हो गया 10 हो गया। अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से आ गया 1/2 इक्वल R/H। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, R का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए R इक्वल आ जाएगा 2R इक्वल H1 जा H, यानी तिरछा मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से R में मल्टीप्लाई किए 2R इक्वल H में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए H। तो यहाँ से R इक्वल क्या आ जाएगा, H 2 मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से बच्चों R का मान आ गया H/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमारा शंक्वाकार पनल का आयतन दिया है dB/dt इक्वल -5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, dH/dt को ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए जो बच्चों हमारा स्मॉल r का मान h/2 आया, इसे हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिए dB/dt इक्वल -5 दिया है, यानी शंकु का आयतन। तो बच्चों हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, भी से, इक्वल क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या लेंगे, कैपिटल H लेंगे, क्योंकि पानी हमारा पूरे फनल में भरा हुआ है और पूरे का हमारा हाइट कितना दिया 7.5, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, हम कैपिटल H को लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम मान को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहले अवकलन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा dB/dt दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dB/dt समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, 1/3 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर का हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पहले बच्चों अवकलन न करके पहले हम यहाँ पे देखिए r का मान जो h/2 आया है इसको यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम अवकलन करते हैं, यानी v बराबर 1/3 पाई, r का मान क्या आया है h/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r की जगह h रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, h
अपान 2, स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों देखिए स्मॉल h स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे भी हम इसको स्मॉल h ले लेते हैं, कैपिटल H को रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल h, यानी v बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर 4 इंटू h। अब यहाँ से क्या हो जाएगा v इक्वल 1/3 पाई h स्क्वायर में h को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा h क्यूब, और 4 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा dv अपान dt इक्वल पाई अपान 12, कॉन्स्टेंट है, पाई 1 जब पाई अपान 12, h क्यूब का क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर हो जाएगा, h का t के सापेक्ष dh अपान dt हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी हमारा dv अपान dt क्या आ गया, यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 और यहाँ पे h स्क्वायर है, h का मान क्या लेंगे बच्चों 7.5 लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर इंटू हमें dh अपान dt को ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों dv अपान dt का मान क्या आया है -5, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -5 इक्वल, यहाँ पे क्या है पाई बाई 4 इंटू 7.5 का होल स्क्वायर, यानी 7.5 का होल स्क्वायर इंटू क्या है dh अपान dt, यही हमें क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे dh अपान dt को ज्ञात करेंगे। तो dh अपान dt इक्वल क्या हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि यहाँ पे हर हमारा देखिए 4 है, ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये हमारा ऊपर है तो नीचे आके डिवाइड करेगा, यानी पाई मल्टीप्लाई 7.5 का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, यानी बच्चों dh अपान dt ज्ञात किए हैं। तो -5 में देखिए नीचे 4 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया 4, ये हमारा ऊपर था तो जाके डिवाइड कर देगा, यानी पाई मल्टीप्लाई 7.5 का होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार तोड़ दिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो dh अपान dt इक्वल, यहाँ पे देखिए -5 4 जा 20 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉइंट क्या होगा बच्चों हट जाएगा, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 अपान पाई। अब देखिए एक 10 से इसका पॉइंट हटेगा, एक 10 से इसका पॉइंट, यानी यहाँ पे आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 75, और इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, यहाँ पे इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 2 गया 5 5 जा 25, यानी dh अपान dt बच्चों हमारा क्या आ गया -4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपान नीचे 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 45, और बच्चों हम यहाँ पे हमारा क्या दिया है पाई। अब इसका क्या लिखेंगे हम मात्रक लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए h का मात्रक क्या दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा पर, टाइम का मात्रक क्या दिया है बच्चों यहाँ पे देखिए टाइम का मात्रक मिनट दिया है, इसलिए क्या लिखेंगे मिनट, लेकिन हमारा आंसर किस में दे रहा है बच्चों सेकंड में, तो इसे क्या करेंगे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और 1 मिनट में हमारा कितना सेकंड होता है 60, इसलिए नीचे हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बच्चों मिनट हमारा क्या है अपान में है, यानी अपान में ही क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा -60 अपान 45 पाई, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। बच्चों नीचे हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि अपान में मिनट, देखिए मात्रक हमारा क्या है सेंटीमीटर अपान मिनट, यानी नीचे वाला हमारा मिनट में, इसी को सेकंड में बदलना है, तो इसके लिए इसमें 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 4 जा 60, 4 1 जा 4, 2 गया 4 5 जा 20, अब इसे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या आ गया -4 अपान 45 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 675, और ये बच्चों हमारा क्या है पाई है। अब ऊपर हमारा आ गया सेंटीमीटर अपान, नीचे हमारा जो मिनट था वो किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड में, और यहाँ पे माइनस था इसलिए क्या लग गया बच्चों माइनस, तो ये हमारा क्या आ गया dh अपान dt का मान आ गया। जो बच्चों क्वेश्चन में पूछा था कि पानी के तल के नीचे गिरने की दर क्या है, तो नीचे गिर रही है इसलिए माइनस में आया है, और उसकी दर क्या है 4 अपान 675 पाई। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर।
बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 160 सेंटीमीटर लंबाई का व्यक्ति एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है से 1.1 मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रहा है। उसकी छाया में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि वह लैंप पोस्ट से 1 मीटर दूर है। तो बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा लैंप पोस्ट की ऊंचाई 6 मीटर दिया है। तो बच्चों इन दोनों को हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। ये सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चूंकि लिखेंगे 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या है 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए यदि मीटर के नीचे मीटर आता है तब तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यदि मीटर के नीचे सेंटीमीटर आ जाता है तो क्या करते हैं, डिवाइड। यानी यदि हमारा यूनिट चेंज हुआ तो डिवाइड करेंगे, यूनिट सेम रहा तो मल्टीप्लाई। तो इसलिए क्या करेंगे 160 में किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, नीचे एक जीरो है, एक अंक के आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.6। अब ये सेंटीमीटर, ये बच्चों हमारा सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर से। यानी यहाँ पे क्या आ गया 1.6 मीटर आ गया। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका हम चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यक्ति की लंबाई 1.6 मीटर है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई 6 मीटर है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज़्यादा है क्योंकि ये 6 मीटर है और ये 1.6 है। देखिए 1 हमारा 6 से छोटा, यानी ये हमारा छोटा है, ये बड़ा। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ये बच्चों हमारा क्या हो गया 6 मीटर, किसकी ऊंचाई हो गई, लैंप पोस्ट की। और व्यक्ति की ऊंचाई कितना है 1.6, तो ये रहा बच्चों व्यक्ति, जिसकी ऊंचाई क्या है 1.6 मीटर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 160 सेंटीमीटर लंबाई का व्यक्ति एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई 6 मीटर बना दिए, से 1.1 मीटर पर सेकंड की चाल से दूर रहा है, जा रहा है। बच्चों यहाँ से यानी इससे दूर जा रहा है। अभी देखिए ये हमारा लैंप पोस्ट है, इससे ये इतना दूर जा रहा है और जितना दूर जा रहा है इसका चाल क्या दिया है हमें, 1.1 मीटर पर सेकंड दिया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए बच्चों इसके बीच की लेंथ हमारा y है, तो यहाँ से हमारा dy/dt कितना दिया है 1.1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बच्चों बोल रहा है कि इतने की चाल से वो लैंप पोस्ट से व्यक्ति दूर जा रहा है। तो इससे कितने की चाल से दूर जा रहा है, y दूरी जा रहा है और कितने की चाल से 1.5। तो यानी यहाँ से हमारा dy/dt कितना दिया 1.1 दिया है। अब उसके बाद बोल रहा है उसकी छाया में वृद्धि की दर। अब देखिए बच्चों ये लैंप पोस्ट है, ये व्यक्ति खड़ा है, लैंप पोस्ट इधर से जलेगा तो इसकी परछाई हमारा इस साइड बनेगा, यानी यहाँ से मान लेते हैं इतना हमारा इसका क्या हो गया छाया। छाया कितना बनेगा, x बनेगा, जबकि वह लैंप पोस्ट से 1 मीटर दूर है। व्यक्ति लैंप पोस्ट से कितना दूर है, तो ये लैंप पोस्ट है, ये व्यक्ति है, इसके बीच की दूरी कितना दिया है 1, यानी बच्चों हमारा व्यक्ति कितना दूर है 1 मीटर की दूरी पर है, किससे, लैंप पोस्ट से। तो यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे 1 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ये इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह मिला देंगे और हमारा कुछ इस टाइप का ये क्या बन जाएगा बच्चों, चित्र बन जाएगा। नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी, इसका नाम रख देंगे सी और इसका नाम क्या रख देंगे डी, यानी ABCD, ये बच्चों इसका नाम रख दिए और यहाँ पे क्या रख देंगे ई रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको बोला था एक लैंप पोस्ट जिसकी लंबाई 6 मीटर, तो ये आप लैंप पोस्ट बना दिए। तो लैंप पोस्ट हम किसके माने हैं, यहाँ पे देखिए AB हमारा लैंप पोस्ट है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लैंप पोस्ट की ऊंचाई, यानी लैंप पोस्ट हमारा क्या है AB है। उसके बाद एक व्यक्ति है जो इस लैंप पोस्ट से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो देखिए 1 मीटर की दूरी पे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिए हम, जिसका हमारा लंबाई 160 सेंटीमीटर दिया था, मीटर में चेंज कर दिया 1.6 मीटर। क्यों मीटर में चेंज किए, क्योंकि ये भी बच्चों हमारा मीटर में था, जिससे हमारा मापन में भी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब बोल रहा है कि ये व्यक्ति जो है लैंप पोस्ट से 1.1
मीटर पर सेकंड की चाल से दूर जा रहा है, इससे इतना दूर गया है, तो इतना दूर जाने में उसका चाल कितना लगा है 1.1, और इसकी लेंथ क्या माने हैं हम y माने हैं, यानी dy/dt क्या दिया 1.1 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि उसकी छाया में वृद्धि। अब देखिए बच्चों, लैंप पोस्ट इधर है, व्यक्ति यहाँ पहुंचा है, जब लैंप पोस्ट इधर से जलेगा तो उसकी परछाई इस व्यक्ति के पीछे पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी इसकी क्या हो गई परछाई, तो परछाई में वृद्धि की दर, परछाई क्या है x, यानी हमें क्या ज्ञात करना है dx/dt। बच्चों x हमारा क्या है परछाई, और परछाई में वृद्धि की दर ज्ञात करना है, यानी dx/dt को ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए हमारा दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABE, यानी ये पूरा वाला बड़ा वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है DCE, यानी ये बच्चों इसके अंदर छोटा वाला त्रिभुज। तो जहाँ पे दो त्रिभुज है वहाँ पे हम समरूपता का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, समरूपता के नियम से। समरूपता का नियम क्या होता है बच्चों, एक त्रिभुज का लंब लेते हैं आधार, वो दूसरे त्रिभुज के लंब और आधार के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए यदि 90 है तो ये इसके सामने ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। तो त्रिभुज ABE में इक्वल किस में लेंगे, त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में। यानी एक बार बच्चों कौन सा त्रिभुज लेंगे ABE, और एक बार कौन सा त्रिभुज लेंगे DCE। तो ABE में देखिए, ABE में ये हमारा 90 है, इसके सामने कर्ण, इसका लंब क्या हो गया AB, इसका आधार क्या हो गया BE, यानी AB/BE। समरूपता में क्या होता है बच्चों, एक त्रिभुज का लंब लेते हैं और दूसरे उसी त्रिभुज का आधार। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है AB है, और इसका आधार क्या है BE, इक्वल। अब DCE में लेंगे तो DCE में ये हमारा 90 है, इसके सामने ये हमारा कर्ण हो गया, तो इसका लंब ये हो गया, आधार ये, यानी DC/CE। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे DC/CE। अब देखिए बच्चों AB हमारा क्या है, AB का लेंथ हमारा 6 है, यानी ये हमारा 6 हो गया, अपान BE यहाँ से यहाँ तक, इतना हमारा y है, इतना हमारा x, यानी दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाएगा बच्चों x+y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा B से पूरा E तक बोला है, और BC हमारा y है, CE हमारा कितना है x है, यानी कितना हो गया बच्चों x+y हो गया। अब इक्वल देखिए DC की लेंथ कितना है 1.6, तो यहाँ पे 1.6 अपान CE हमारा कितना है x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 6x इक्वल 1.6 से x में करेंगे तो 1.6x प्लस 1.6 से y में करेंगे तो 1.6y। अब यहाँ पे देखिए 6x, x वाले को इधर भेजेंगे माइनस 1.6x प्लस इक्वल लगाएंगे, इक्वल में इधर क्या बचेगा 1.6y, यानी बच्चों ये प्लस था, इधर लाके क्या कर लिए माइनस। अब 6 में से 1.6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 में से क्या माइनस करेंगे 1.6 को, तो यहाँ पे देखिए 10 से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, यानी क्या आ जाएगा 4.4x इक्वल ये क्या आ गया 1.6y। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा dy/dt दिया है और हमें dx/dt ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया है 4.4x इक्वल 1.6y, और हमें इसका क्या करना है t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे जब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए 4.4 हमारा कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल, यहाँ पे 1.6 कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा dy/dt। तो यहाँ से क्या हमें क्या क्या करना है dx/dt ज्ञात करना है, 4.4 dx/dt इक्वल 1.6 मल्टीप्लाई, देखिए dy/dt का मान क्या दिया 1.1 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 1.1। अब हमें ज्ञात करना है dx/dt, तो यहाँ से dx/dt इक्वल क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 1.1, ये देखिए 4.1 इधर मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। अब देखिए ऊपर नीचे यदि हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से dx/dt
डी टी क्या आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 से 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 अपान यहाँ पे देखिए 10 से 4.4 में करेंगे तो 44 11 1 जा 11 11 4 जा 40 यानी यहाँ पे क्या आ गया 1.6 अपान 4। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 0.44 जा 60 यानी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 0.4। इसका मात्रक लिखेंगे एक्स हमारा लेंथ है, लेंथ का मात्रक क्या दिया है मीटर, टी हमारा टाइम है, टाइम का मात्रक क्या दिया है सेकंड। यानी बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी एक्स अपान डी टी का मान आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड। और पूछा क्या था छाया में वृद्धि की दर, छाया यही हमारा बना था एक्स, यानी छाया में वृद्धि की दर यानी डी एक्स अपान डी टी ज्ञात करना था, आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड। और यही बच्चों हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत सी एक्स रुपयों में सी एक्स बराबर 0.05 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 4000 से प्रदर्शित की गई है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 6 इकाई उत्पादित की जाती है। संकेत में क्या दिया है x इकाइयों के लिए सीमांत लागत डी सी अपान डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें सी एक्स का समीकरण दिया गया है और बोल रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 6 इकाई उत्पादित की जाती है। और एक्स बच्चों क्या है इकाइयों के लिए संकेत में दिया गया है और सीमांत लागत क्या है डी सी अपान डी एक्स, यानी एक्स इकाइयों के लिए यहाँ पे 6 इकाई क्वेश्चन में दिया है, यानी एक्स का मान बच्चों हमारा क्या दिया है 6, क्योंकि एक्स हमारा इकाइयों के लिए दिया है और क्वेश्चन में हमें 6 इकाई का उत्पादित हुआ है और उसी का सीमांत लागत ज्ञात करना है। यानी x बराबर 6 दिया है, सी एक्स बराबर इतना, और हमें क्या बोल रहा है ज्ञात करना है कि यहाँ पे ज्ञात करना है सीमांत लागत, और सीमांत लागत संकेत में क्या दिया डी सी अपान डी एक्स, यानी हमें क्या करना पड़ेगा इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीमांत लागत क्या दिया है सीमांत लागत बच्चों क्वेश्चन में सीमांत लागत दिया है डी सी अपान डी एक्स, यानी जो डी सी अपान डी एक्स का मान आएगा वही हमारा क्या आएगा सीमांत लागत का मान आएगा। इसलिए क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, तो यहाँ से हमारा इसका क्या हो जाएगा डी सी अपान डी एक्स, यानी सी का एक्स, यहाँ पे बच्चों एक्स बच्चों यहीं पे ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये सब है। बाकी डी सी का एक्स के सापेक्ष करेंगे डी सी अपान डी एक्स इक्वल 0.05 कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब x का x के सापेक्ष करेंगे 1 आएगा माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x का x के सापेक्ष 1 आएगा प्लस 30 हमारा कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है 4000, इसका x अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करने पे हमारा क्या आता है बच्चों 0 आता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया डी सी अपान डी एक्स, एक्स इक्वल जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों देखिए x का मान 6 दिया है, यानी वहाँ पे x का मान 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा 36 माइनस 0.02 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 6 रखेंगे 6 2 जा 12 प्लस यहाँ पे 31 जा 30, जीरो को ऐड करेंगे बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारा वही आएगा। अब इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो डी सी अपान डी एक्स इक्वल 0.05 मल्टीप्लाई 3 से 36 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 माइनस यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 जा 24। अब देखिए 2 अंक के आगे दशमलव तो यहाँ पे 2 पॉइंट के आगे पॉइंट लगा देंगे, प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है 30 तो यहाँ पे हो गया प्लस 30, तो यहाँ से डी सी अपान डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा। अब देखिए 108 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40 5 1 जा 5, और कितने अंक के आगे पॉइंट लगाना है बच्चों हमारा 2 अंक के आगे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा माइनस 0.24 प्लस 30। अब देखिए जो प्लस प्लस में है उसे प्लस कर लेंगे, ये प्लस में ये प्लस, यानी 5.40 में क्या प्लस करेंगे 30, तो यहाँ पे 30.00, क्योंकि यहाँ पे बच्चों पॉइंट के बाद कुछ नहीं है जीरो ले लेते हैं, तो 4 में जीरो को ऐड करेंगे
5 3। इसको ऐड करने पे हमारा क्या आ गया, यानी dc/dx इक्वल आएगा 35.40। अब इन दोनों को बच्चों ऐड कर लिए हैं, इसमें से क्या माइनस करेंगे, 0.24। तो यहाँ पे देखिए 35.40 से क्या माइनस करेंगे, 0.24। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे 3। यानी बच्चों हमारा dc/dx बराबर क्या आएगा, 35.16। और ये बच्चों हमारा किस में दिया था, रुपए में, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रुपया लिख देंगे। क्योंकि बच्चों देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बोला था, क्वेश्चन में हमारा बोला था CX रुपयों में, यानी बच्चों यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, रुपए में आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में RX बराबर 2x² प्लस x प्लस 5 से प्रदर्शित की गई है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर 5 है, संकेत में क्या दिया है, x इकाइयों के लिए सीमांत आय dr/dx है। तो बच्चों हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए दिया है x बराबर 5 और यहाँ पे क्या दिया है, सीमांत आय dr/dx, और हमें सीमांत आय को ज्ञात करना है, यानी हमें dr/dx को ज्ञात करना है। नोट में बच्चों हमारा दिया गया है सीमांत आय क्या है, dr/dx है। तो यहाँ से dr/dx यानी r का किसके सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा dr/dx इक्वल टू x² का क्या हो जाएगा, 2x, x का करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा dr/dx इक्वल क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान पुट करेंगे, यानी dr/dx 4 मल्टीप्लाई x का मान क्या दिया है बच्चों, 5, यहाँ पे 5 रखेंगे प्लस 1। तो यहाँ से हमारा dr/dx क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20, इसमें क्या प्लस कर देंगे 1। तो यहाँ से dr/dx इक्वल 20 में 1 को प्लस करेंगे 21। और क्वेश्चन में क्या दिया था, ये हमारा रुपए में है, इसलिए आंसर किस में आ गया बच्चों, रुपए में, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 21 रुपये। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें सीमांत आय dr/dx को ज्ञात करना था और हमारा ये 21 आ गया। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 अंश का कोण बनाती है। एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की दर से सीढ़ी चढ़ रहा है, वह किस दर से दीवार की ओर पहुंच रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। देखिए हमारा क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 अंश का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं बच्चों ये हमारा क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, दीवार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, जमीन हो गया। और इस दीवार और जमीन के सहारे ये हमारा क्या रखा है, सीढ़ी। ये बच्चों हमारा क्या है, सीढ़ी है, और ये हमारा क्या है, दीवार है, और ये इसके नीचे का जमीन है। और इसका हम क्या रखते हैं, नाम रखते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अब कह रहा है कि सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 अंश का कोण बनाती है। सीढ़ी और दीवार कितने अंश का कोण बनाता है बच्चों, 30 अंश का। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, 30 अंश का कोण बन गया। ये हमारा क्या है, 90 है। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या दिया गया है, बोल रहा है कि एक सीढ़ी दीवार से 30 अंश का कोण बनाती है। एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की दर से सीढ़ी पे चढ़ रहा है। एक व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो मान लेते हैं बच्चों जो चढ़ रहा है वो हमारा किस चाल से चल रहा है, वाई से, और हमारा इसका दीवार कितने लेंथ हो गया, एक्स का हो गया। तो बच्चों इसको हम सीढ़ी की लंबाई को वाई मान लिए, दीवार को एक्स ऊंचाई मान लिए। तो यहाँ से देखिए हमारा ये क्या है, 30 अंश। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम 30 अंश का मान किस तरह ले, जिससे हमारा एक्स वाई दोनों आ जाए। तो बच्चों यदि हम साइन 30 अंश लें तो हम जानते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब एक्स हो जाएगा, कर्ण हमारा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश, यहाँ पे 30 हो गया, इक्वल लंब कितना दिया है, वाई,
लंब कितना दिया है बच्चों, हमारा x दिया है, क्योंकि ये लंब होता है और ये हमारा कड़ होता है। लंब दिया है x, कड़ कितना दिया है y, यानी साइन 30 अंश का मान क्या हो गया, x/y हो गया। और देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की दर से सीढ़ी पे चढ़ रहा है। जो सीढ़ी पे चढ़ रहा है वो y है, दर से यानी dy/dt कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बच्चों सीढ़ी पे चढ़ रहा है और देखिए सीढ़ी हम y माने हैं, यानी dy/dt कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड दिया है। तो यहाँ से हमारा साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 इक्वल x/y। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x/y 1 जा y। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बच्चों dx/dt, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह किस दर से दीवार की ओर पहुंचेगा। किस दर से दीवार, तो दीवार हमारा कौन सा है, x, तो x तक वह किस दर से पहुंचेगा, यानी हमें dx/dt को ज्ञात करना है, क्योंकि बच्चों दीवार की हाइट कितनी है, x, यानी dx/ हमें dt ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया है, 2x = y, dy/dt का मान 3 मीटर पर सेकंड दिया है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। 2x का क्या हो जाएगा, dx/dt, y का क्या हो जाएगा, dy/dt। यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट था, तो यहाँ से हो जाएगा 2 dx/dt इक्वल dy/dt का मान क्या दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, dx/dt इक्वल 3। देखिए 2 मल्टीप्लाई में था, आके क्या कर देगा, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यानी देखिए बच्चों हम 3 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी हमारा क्या आएगा, 1.5 आएगा। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, x का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, और यही बच्चों क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी वो 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से दीवार की ओर पहुंच रहा है। यहाँ a से लेके दीवार की ओर x दीवार है, तो यानी dx/dt को हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा फर्श पर और दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के संपर्क में है तथा निचला सिरा फर्श पर फिसलता है। दिखाइए कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 16 मीटर दूर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या बोल रहा है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा फर्श पर, दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के संपर्क में है, यानी हमारा क्या है, एक सीढ़ी है। मान लिए बच्चों ये हमारा क्या हो गया, सीढ़ी हो गया। बोल रहा है सीढ़ी हमारा कितना है, 20 मीटर लंबी, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, 20 मीटर लंबी हो गई। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इसका एक सिरा फर्श पर, दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के संपर्क में है। एक सिरा फर्श पे, ये बच्चों निचला सिरा है जो कि हमारा फर्श पे ही होगा, तो ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, फर्श हो गया। यानी बच्चों इसका निचला सिरा, कोई भी सीढ़ी रखेंगे तो एक सिरा हमारा फर्श पे होगा, दूसरा सिरा कहाँ पे होगा, दीवार पे। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, दीवार, यानी दीवार पर ऊपरा सिरा और फर्श पे हमारा निचला सिरा हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि फिसलता है, कहाँ से फिसलता है, निचले सिरे पे फिसलता है, यहाँ से हमारा सीढ़ी फिसल जाता है। उसके बाद दिखाइए कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 16 मीटर दूर है। सीढ़ी का जो निचला सिरा है ये दीवार से कितना मीटर दूर है बच्चों, 16 मीटर दूर है, यानी ये लेंथ हमारा क्या दिया है, 16 मीटर दिया है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम रख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस लेंथ को हम मान लेते हैं x, यानी बच्चों ये हमारा क्या है, x है, और इसको क्या मान लेते हैं, ऊंचाई हमारा y। तो बच्चों इसे x मान लिए, इसे y मान लिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा 20 मीटर कड़ हमारा पता है, x हमारा 16 मीटर पता है, हमें क्या नहीं पता है, y, तो सबसे पहले y ज्ञात करेंगे। y कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे की फिसलने की दर, सीढ़ी का ऊपरी सिरा क्या है, y, यानी y की फिसलने की दर यानी dy/dt। ये हमारा क्या है, सीढ़ी के निचले सिरे की फिसलने की दर, सीढ़ी का निचला सिरा क्या है, x है, यानी dx/dt।
से 4/3 गुनी है। किससे 4/3 है? यानी dx/dt से 4/3 गुनी है। यानी बोल रहा सीढ़ी के ऊपरी सिरे का फिसलने की दर यानी dy/dt निचले सिरे के फिसलने की दर dx/dt से 4/3 गुनी है। यानी बच्चों यही हमें क्या करना है? दिखाना है। तो सबसे पहले y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC से, यहाँ पे त्रिभुज हमारा देखिए क्या है? ABC से क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है? हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा पाइथागोरस का प्रमेय होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारा लंब कितना है? लंब हमारा y है यानी y² प्लस आधार कितना है? x है यानी x² इक्वल कर्ण कितना है? हमारा 20 है यानी 20 का स्क्वायर। और इसे क्या मान लेंगे बच्चों? इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ से मान रखेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा x का मान 16 है, y² प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? हमारा 256 आ जाएगा इक्वल 20 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 400। तो यहाँ से y² इक्वल 400, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 256। तो यहाँ से y² इक्वल 400 में से 256 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 144 आएगा। तो यहाँ से y इक्वल स्क्वायर जाके अंडर रूट लगेगा 144, यानी यहाँ से y का मान बच्चों हमारा क्या आ गया? 12 मीटर। तो यहाँ से हमारा y का मान 12 मीटर आ गया, यानी y बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 12 मीटर। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ तक पहले आप इसे नोट कर लीजिए, यानी आप नोट कर लीजिए हमारा y का मान क्या आया है? 12 आया है। यहाँ पे हम y बराबर 12 मीटर लिख देते हैं। अब उसके बाद इसको मिटा के इसी समीकरण नंबर 1 का हम क्या करेंगे बच्चों? अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखिए टी के सापेक्ष ही हमें प्रूव करना है। dy/dt है dx/dt। तो y² का क्या हो जाएगा? 2y। y का क्या हो जाएगा? dy/dt प्लस यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का। x² का क्या हो जाएगा? 2x, x का क्या हो जाएगा? dx/dt। यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर यानी 400, 400 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 को कॉमन कर लेंगे y dy/dt प्लस यहाँ पे x dx/dt इक्वल क्या हो गया? 0। यहाँ से 2 को कॉमन किया, अब 2 इधर जाके बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 0, यानी आ जाएगा y dy/dt प्लस x dx/dt इक्वल 2 हमारा उधर जाके क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। अब क्या करेंगे? इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया? y dy/dt प्लस x dx/dt इक्वल क्या आया है? 0 आया है। इसे क्या करेंगे बच्चों? हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा y dy/dt, देखिए इसको उधर भेजेंगे प्लस जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस x dx/dt। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? dy/dt इक्वल माइनस x, y इधर मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा? डिवाइड। यहाँ पे क्या हो गया? dx/dt हो गया। तो यहाँ से dy/dt इक्वल माइनस x का मान क्या है? देखिए x का मान 16 है, y का मान क्या आया है? y का मान 12 आया है। यहाँ पे हो गया dx/dt। इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी यहाँ पे क्या आ गया? dy/dt इक्वल माइनस 4/3 dx/dt। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था dy/dt इक्वल 4/3 dx/dt। यहाँ पे देखिए बच्चों यही हमारा आया है, बस यहाँ पे हमारा क्या हो गया है? माइनस हो गया है।
तो बच्चों यहाँ पे हमारा माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था कि निचला सिरा फर्श पर फिसलता है, तो दिखाइए कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर से 4/3 गुनी है। यानी सीढ़ी फिसल के बच्चों कहाँ जाएगी, सीढ़ी फिसल के हमारा नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा यानी घट रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, माइनस लग गया है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा अतः सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी है। और ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि सीढ़ी फिसल के हमारा नीचे गिरेगा, घट रहा है। तो यहाँ से हमारा हो गया dy/dt इक्वल, इसको प्लस में लेंगे 4/3 dx/dt, क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या हो रहा था, फिसल के नीचे गिर रहा था यानी घट रहा था, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 6A समाप्त होता है, जिसमें हमारे कुल 20 क्वेश्चन दिए गए थे। तो बच्चों इस प्रश्नावली को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और बच्चों आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि प्रश्नावली 6B आपके सिलेबस में है या नहीं। यदि आपको प्रश्नावली 6B पढ़ना होगा, सिलेबस में होगा तो पढ़ाएंगे, यदि सिलेबस में नहीं होगा फिर भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हम फिर भी आपको 6B पढ़ाएंगे। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम कल की वीडियो में 6B को पढ़ा सकें। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।